प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, attractive force which holds various constituents together in different chemical species is called chemical bond। केमिकल बॉन्ड अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि डिफरेंट कंपाउंड में एटम्स या आयंस को बाइंड रखता है थ्रू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये तो हो गई डिफिनेशन की बात। अब सवाल ये है कि बॉन्डिंग क्यों हो रहा है। हमारे पास कुल 118 एलिमेंट है। अरे 118 ही है ना भाई, पीटी में कितना पढ़ते हो? 118। लेकिन अगर हम लोग कंपाउंड्स की बात करें तो करोड़ों, हर दिन नए नए कंपाउंड्स आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो, एटम्स सिस्टम में अनस्टेबल है और वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए केमिकल यूनिट बना रहा है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है। और हम लोग इतना तो जानते ही हैं कि कोई भी सिस्टम स्टेबल होने के लिए एनर्जी रिलीज करता है ताकि वो अपने मिनिमम एनर्जी में जा सके। तो क्या बोले कि एटम्स अनस्टेबल है और एक केमिकल यूनिट बना रहा है और कुछ एनर्जी रिलीज कर रहा है और जाकर स्टेबल हो जा रहा है। तो अगर हम काउज ऑफ बॉन्डिंग की बात करें तो पहला काउज तो ये बोलेंगे टू डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी। एटम सिस्टम में अनस्टेबल था, केमिकल यूनिट बना के स्टेबल हो गया और कुछ एनर्जी रिलीज किया। तो फर्स्ट काउज क्या बोलेंगे? टू डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी। अब दूसरा काउज, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी एटम किसी भी एटम से कंबाइंड हो जा रहा है। हर एटम कुछ स्पेसिफिक एटम से ही कंबाइंड हो रहा है। तो इस बात को डील करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, हमारे पास कुल 118 एलिमेंट थे, इसमें इनर्ट गैस भी था और इनर्ट गैस कंपाउंड नहीं बनाता है। हालांकि अब जेनॉन के कुछ कंपाउंड नून है। तो ये बिलीव किया गया, ये मान्यता थी कि इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और सारे एलिमेंट्स उस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं। और उस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए एलिमेंट्स या तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, या तो किसी से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन टर्म से बोलें तो बोलेंगे टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दो कारण थे जिसके कारण बॉन्डिंग होता है। एक काउज ऑफ बॉन्डिंग है। तो अब हम लोग देखते हैं टू डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट काउज हम लोग देखेंगे, फर्स्ट टू डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी। देखो, इसको समझने के लिए हम लोग दो एटम ले रहे हैं, ए और बी। मान लो दोनों बॉन्डिंग बनाने के लिए एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है। अब एटम ए के पास न्यूक्लियस है तो इसको हम लोग बोल रहे हैं न्यूक्लियस ऑफ ए। सिमिलरली इसके पास भी अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ बी। एटम ए के पास अपना इलेक्ट्रॉन भी है, लेट अस से इट इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड बी के लिए इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। तो न्यूक्लियस ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ बी दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, तो दोनों के बीच रिपल्सन होगा।
सिमिलरली इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी नेगेटिवली चार्ज है, दोनों लाइक चार्जेज हैं, इन दोनों के बीच भी रिपल्सन होगा। और न्यूक्लियस ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी के बीच में अट्रैक्शन होगा अनलाइक चार्ज के कारण। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी के बीच में भी अट्रैक्शन होगा। अगर हम इसे एक सिस्टम कहें, लेट अस से इट सिस्टम, तो सिस्टम में अट्रैक्टिव फोर्सेस भी है एंड रिपल्सिव फोर्सेस भी है। किसके बीच रिपल्सन हो रहा है? न्यूक्लियस ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी के बीच में। सिमिलरली न्यूक्लियस ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी एंड न्यूक्लियस ऑफ बी एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। मीन्स सिस्टम के पास रिपल्सिव फोर्स भी है और अट्रैक्टिव फोर्स भी है। रिपल्सन हो रहा है, इसमें अट्रैक्शन हो रहा है। अब अगर सिस्टम के पास रिपल्सिव फोर्स भी है और अट्रैक्टिव फोर्स भी है, फिर भी ए और बी एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब है कि अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग है, और जहां भी अट्रैक्शन होगा चार्जेस के बीच में, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। देखो कैसे, देखो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है के Q1 Q2 बटे R, जहां R A और B के बीच का डिस्टेंस। अब चूंकि अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग है, इसका मतलब अगर Q1 नेट पॉजिटिव है तो Q2 नेट नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगा, जैसे जैसे ए और बी एक दूसरे के करीब आएगा, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते जाएगी। फॉर्मूला से साफ दिख रहा है। और अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बात ध्यान रखना कि किसी भी सिस्टम में कोई भी काम अगर स्वैच्छिक हो तो उस केस में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। जैसे तुम किसी पत्थर को छोड़ा, कहाँ गिरेगा? नीचे गिरेगा। उस केस में क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर सिस्टम में कोई काम स्वैच्छिक हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। अब अगर हम इसे ग्राफ में प्लॉट करें तो देखो क्या होगा। मान लो इसके पोटेंशियल एनर्जी और ये डिस्टेंस, जब ए और बी के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट है, आर के जगह पे अगर हम इनफाइनाइट रखेंगे, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी टेंड टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्लोज टू 0 रहेगा। और जब तक अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग रहेगा तब तक ए और बी एक दूसरे के करीब आएगा। अब जहां पे जिस पॉइंट ऑफ डिस्टेंस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन बराबर हो जाएगा, उसके बाद ए और बी एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, और उस पॉइंट ऑफ डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। इसके बाद अगर हम ए और बी को करीब लाने का कोशिश करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। अरे जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन बराबर हो गया, उसके बाद अगर हम इसे करीब लाने का कोशिश करेंगे तो एक तो स्वेच्छा से नहीं आएगा, दूसरा अगर हम इसको एक्सटर्नल फोर्स दिए करीब लाने के लिए तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन डोमिनेंट हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो Q1 और Q2 दोनों लाइक चार्जेज हो जाएंगे और पोटेंशियल एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। तो जिस पॉइंट ऑफ डिस्टेंस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन बराबर हो गया, उसे हम लोग बोलते हैं, उस डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। और इस मिनिमम जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हुई है, इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बॉन्ड एनर्जी कहते हैं।
इसका मतलब है कि सिस्टम जितना एनर्जी लूज किया है उतना अगर फिर से सिस्टम को दे दिया जाए तो फिर से ए और बी एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से ए और बी बॉन्डिंग बनाने के प्रोसेस में अपना पोटेंशियल एनर्जी लूज करता है और बॉन्ड बनाता है। तो आई होप पहला काउ समझ में आया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिक्रीज करता है। और अगर नहीं समझ में आया है तो इतना समझ लो, जब भी चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होगा उस केस में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। और कब तक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी? जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन बराबर ना हो जाए। ठीक है, अब हम लोग दूसरा काउ देखते हैं। टू अचीव inert gas configuration, inert gas configuration, या तो हम यूं बोले कंप्लीट ऑक्टेट। हम लोग पहले भी इस बात की चर्चा किए हैं कि कुल 118 एलिमेंट में इनर्ट गैस कंपाउंड्स नहीं बना रहा है। हालांकि अब कुछ कंपाउंड नोन है इनर्ट गैसेस के, जैसे जेनॉन के कुछ कंपाउंड नोन है, लेकिन कुछ समय पहले तक इसके कंपाउंड्स नोन नहीं थे। तो ये मान्यता थी, ये बिलीफ था कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। देखो यहां भी स्टेबिलिटी ही है, वहां पर एनर्जी के टर्म में स्टेबिलिटी देख रहे थे, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के टर्म में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये मान्यता थी कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और हर एलिमेंट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाह रहा है। इसके कारण या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, या तो किसी से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है और बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हमारे पास कौन कौन सी इनर्ट गैसेस हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इसमें से हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। इन सभी का इन जनरल बात करें तो NH2 NP6 है। तो सारा का सारा एलिमेंट NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन या तो कंप्लीट ऑक्टेट को अचीव करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन या तो लूज कर रहा है, या तो गेन कर रहा है, या तो शेयर कर रहा है और बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे इट इज बिलीव्ड दैट inert gas configuration is stable configuration. And every elements wants to achieve this configuration. In order to achieving this configuration, elements lose, gain or share their electrons and participate in process of bonding.
मतलब ये मान्यता थी कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और सभी का सभी एलिमेंट इस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाह रहा है। इसके कारण वो अपना इलेक्ट्रॉन या तो लूज कर रहा है, या तो किसी से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, या तो किसी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है और बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये बॉन्डिंग का दूसरा काउज था। पहला था टू डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी और सेकेंड टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और दोनों की अगर एक साथ बात करें तो दोनों का मेन कारण था टू गेट स्टेबिलिटी। अरे एनर्जी टर्म में देखे और एक देखे कॉन्फ़िगरेशन के टर्म में, दोनों स्टेबिलिटी की ही बात कर रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। तो नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में फर्स्ट प्राइमरी बॉन्ड। कौन कौन से टाइप के बॉन्ड हैं? प्राइमरी बॉन्ड फर्स्ट टाइप को बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग इंटर एटॉमिक बॉन्ड बोलते हैं, ये बोलते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड। इसके अंदर आता है आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हालांकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक कोवैलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग से देखेंगे, एंड मेटेलिक बॉन्ड। इन सभी को हम लोग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी हाई होती है। और सेकेंड टाइप का बॉन्ड है सेकेंडरी बॉन्ड। इसके अंदर आता है हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसे हम लोग वीक बॉन्ड कहते हैं। वीक बॉन्ड क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी लो होती है। और अगर बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर की बात किया जाए तो इंटर एटॉमिक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की उसके बाद, और सबसे कम वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होता है। हम लोग धीरे धीरे इसका चर्चा करेंगे एक एक करके। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे आयनिक